नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मरकज़ी ज़रई क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज का आज 29वां दिन है। किसानों की तायद में कांग्रेस कायदीन विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मार्च से अलग राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करने वाले को दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा, भले ही वो मोहन भगवत क्यों ना हो। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कायदीन और उनके हामी किसानों के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। अगर हुकूमत किसानों को मुल्क मुखालिफ कहती है तो हुकूमत पापी है। किसानों के मसाइल का हल तब निकलेगा जब सरकार उनका एहतराम करेगी। इस हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह की नाराज़गी को दहशतगर्दी के नज़रिए से देखा जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि कभी वो कहते हैं कि हम इतने कमज़ोर हैं कि अपोजिशन के लायक नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए लाखों कैंप बना दिए। पहले उन्हें तय करना चाहिए कि हम क्या हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद ने सदर जमहूरिया से मिलकर किसानों के मामले में दखल की मांग की। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद राहुल ने कहा कि किसान छोटे कारोबारी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर ज़रई शोबे को छेड़ा जाएगा तो इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। इसके लिए ऐसे कानूनों को वापस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म सिर्फ 2-3 लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसी बीच मरकज़ी हुकूमत ने एहतजाज कर रहे किसानों को एक और ख़त लिखा। ख़त में किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख़ और वक्त तय करने को कहा गया। इसमें कहा गया कि हुकूमत किसानों की जानिब से उठाए गए मुद्दों का हल निकालने के लिए संजीदा है। इससे पहले हुकूमत ने 20 दिसंबर को किसान कायदीन को ख़त लिखकर बातचीत का वक्त तय करने को कहा था, जिसे किसानों ने चारशंबे को नकार दिया था। किसानों ने कहा था कि हुकूमत की तजवीज़ में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। किसान कायद शिव कुमार कक्का ने कहा कि हुकूमत किसानों की अनदेखी कर आग से खेल रही है, उसे जिद छोड़नी चाहिए। मेरी प्रीत जी नाल भी गल हुई है और कलाकारां नूं भी मेरी बेनती आ, नौजवानों नूं वध तों वध उरे बैठो और मेरी बेनती है किसान जथेबंदियां नूं वध तों वध उरे इस टाइम हरियाणे वाले नूं टाइम दो। ਉਹ ਵਿੱਚ अरे दादा कांग्रेस पार्टी के नेता आज विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च राहुल जी इजाजत नहीं है। जिस तरह
they should be repealed. They should take them back. But it seems that government is stubborn in this. Sorry? The government is stubborn in this. So do you have any? The government should hear the voice of the people. It is hurting the farmers. It is kicking them in their stomachs. And it should hear their voice. They have been sitting for 1 month only saying, listen to what we are saying. The government is refusing. Prime Minister saying that Congress and other political parties are politicizing the farmers' protest. That is their habit. That is their habit. They always say the same thing. The fact is the farmers are in pain. The fact is that they have been sitting for 1 month at the border, only 22 kilometers away from the Prime Minister's house. And he has not gone to meet them. He has not gone to speak to them. So you are that going to take the fight forward, madam? The Congress party? The Congress party has stood by the farmers from the beginning of this fight. हम किसानों के समर्थन में, उनके पक्ष में हमेशा रहे हैं. हमने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ेंगे. लेकिन प्रियंका मैम, जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार इतनी सर्दी में बैठे आप लोग कुचल रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को मिलने दिया जाए. मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें तो उनको मिलने दिया जाए. इसमें क्या हर्ज है? तारीख पे तारीख तो मिल रही है, इसके पर क्या कहना चाहेंगे मैम? कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार, और उसका कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कब तक लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है. नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे, लाखों. बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स, कैमरा नीचे करो भाई. हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए. क्या कर रहा है? सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं. प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा. और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं. मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है. उस समय किसी ने नहीं बात सुनी, और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है. अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है. राहुल जी, बार-बार बीजेपी की तरफ कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं, क्या ये नक्सल हैं, खालिस्तान में विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं. देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है. लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं. जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं. किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे. एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी. मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी. और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया. उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा है. विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के फ़िक्र और नज़रियात के फ़रोग़ का आज़म दोहराते हुए कहा कि गुरुदेव ने इस इदारे को सबके लिए तालीम और इल्म की सोच के साथ क़ायम किया था. आज इस अजीम इदारे के 100 साला जश्न मनाते हुए ये अज़्म करते हैं कि हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मियारी तालीम तक की रसाई हर एक के लिए मुमकिन और आसान हो. वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उनके लिए ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि इस अजीम मौके पर वो इस तकरीब में शरीक हैं. उन्होंने कहा कि उन तमाम
लोगों का वो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इदारे को अजीम बनाने की जद्दोजहद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कौम विश्व भारती के पैगाम और तालीमात को आगे लेकर जाएगी। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस तकरीब में शरीक हुए थे। वज़ीर आज़म मोदी ने बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहादिया पेरिस मौसमियाती माहदे का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ही वाहिद मुल्क है जो पेरिस माहदे के अहदाफ को मुकम्मिल करने के लिए काम कर रहा है। सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्वहार थी तो उसके साथ साथ ज्ञान की सरिता का ये नूतन त्रिवेणी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था। आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेरणा भरपूर थी। समय की मांग थी कि ज्ञान के अधिष्ठान पर आजादी की जंग जीतने के लिए वैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए और साथ ही उज्जवल भावी भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी किया जाए। और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए। इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ। इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाली बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट सौमित्रा खान की अहलिया सुजाता मंडल ने अपने शौहर के जरिए तलाक दिए जाने के ऐलान पर तनकीद करते हुए आज कहा कि एक तरफ बीजेपी मुस्लिम खवातीन की हमदर्द होने का दावा करती है और 3 तलाक पर पाबंदी का क्रेडिट लेती है, मगर दूसरी तरफ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सिर्फ इस वजह से उन्हें तलाक देने का मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। सुजाता मंडल ने अपने शौहर सौमित्र खान के तलाक वाले बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी और बीजेपी की मरकजी क़यादत इस पर नोटिस लेंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे वो खातून है और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट सौमित्रा खान की अहलिया हैं, मगर उनकी भी अपनी एक शख्सियत है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से आज़ादाना माहौल में सांस लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं, मगर सिर्फ इस वजह से उनके शौहर ने बरसरे-आम तलाक देने का ऐलान कर दिया। सौमित्रा खान के ऐलान पर तबसरा करते हुए सुजाता मंडल ने मजीद कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते वक्त भी अपने माथे पर सिंदूर, जो कि एक शादीशुदा खातून का सिंगार होता है, लगाए हुए थी। उन्होंने कहा कि उनकी शादी मोहब्बत में हुई थी और शादी के बाद उनके शौहर ने तोहफे में बाला दिया था जिसे वो पहनी हुई थी। सुजाता मंडल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि शादीशुदा ज़िंदगी अलग होती है और सियासी ज़िंदगी अलग है, लेकिन उनकी सियासी ज़िंदगी की वजह से उन्हें तलाक दिया जाए तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। वो लोग कहाँ हैं जो ख़वातीन की इज्जत और विखार की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 91 लाख से ज़्यादा हो गया। 5 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,40,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका में भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो, लेकिन वहाँ के अस्पतालों में भर्ती होने वालों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है।
चारशंबे के रोज अमेरिका में 1,19,463 मुतासरीन को भर्ती कराया गया। ये लगातार 22वां दिन था जब अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हुई। इससे पहले मंगल के रोज 1,17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैलिफोर्निया में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ अस्पतालों में मेकशिफ्ट वार्ड बनाए जा रहे हैं जहाँ मरीजों को रखा जा रहा है। अब तक 3,34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को अंदेशा है कि अगर मौतों की यही रफ्तार रही तो अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 जनवरी तक 4,19,000 से ज़्यादा हो जाएगा। इसी बीच क्रिसमस पर जन्नत से नजर आने वाले यूरोपीय मुल्कों और खासकर इटली में इस बार सब फीका और बेरंग है। वहाँ के बाज़ारों में चहल पहल नज़र नहीं आती, ना तो ठीक से दुकानें खुली हैं और ना ही लोगों की आवाजाही नज़र आती है। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मिलने से लोगों में दहशत का आलम है। हुकूमत ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में पाबंदियों में कोई राहत नहीं दी जाएगी। वेटिकन सिटी में भी सन्नाटा छाया हुआ है। हिंदुस्तान में 5.5 माह के बाद कोरोना इन्फेक्शन के मामले 20,000 से कम होने के बाद 2 दिन से उनमें तकरीबन 4 से 5,000 का इजाफा हुआ है। हालांकि इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद में मुसलसिल इजाफे से एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। इन्फेक्शन के यौमिया मामलात 163 दिन के बाद मंगल के रोज़ 20,000 से कम हो गए थे, लेकिन चारशंबे के रोज़ ये फिर बढ़कर 23,000 और जुमेरात को ये तादाद बढ़कर 24,000 से ज़्यादा हो गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,712 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा हो गई। इस दौरान 29,791 मरीज सेहतमंद होने से कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद 96,93,000 और रिकवरी की शरह 95.75% हो गई। एक्टिव केसेस 5,391 कम होकर 2,83,000 रह गए। उनकी शरह 2.80% है। इसी अरसे में 312 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,46,756 हो गई है और अब फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.45% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 574 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,83,556 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,524 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 384 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,75,217 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 6,815 है, जिनमें 4,487 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,516 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 666 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 66,11,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 109 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। दरअसल वैक्सीन में आमतौर पर पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से टीकाकारी यानी वैक्सीनेशन को लेकर मुसलमानों की फिक्र हमेशा बढ़ी हुई नजर आती है। चूंकि मुसलमान इस्लामी उसूलों के तहत पोर्क यानी खिंजीर से बनी मसनूआत का इस्तेमाल हराम तस्वुर करते हैं, इसीलिए पोर्क जेलेटिन से बने वैक्सीन के इस्तेमाल से भी वो बचना चाहते हैं। लेकिन यूएई फतवा काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पोर्क जेलेटिन के इस्तेमाल से बनी वैक्सीन भी मुसलमानों के लिए जायज़ है। काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल्ला का कहना है कि अगर कोई और मुतबादिल नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल तरजीह इंसान की ज़िंदगी बचाना है। अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए यूएई फतवा काउंसिल के सरबराह ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इस्लाम में खिंजीर से मुतालिक लगाई गई पाबंदियां नाफिज नहीं होंगी। खिंजीर की जिलेटिन दरअसल एक दवा है, ना कि खाना, और कई वैक्सीन जिनमें इस जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी असरदार पाई गई है। शेख अब्दुल्ला का बयान मौजूदा वक्त में इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब मुसलमान कोरोना वैक्सीन के टीकों से दूर रहने के बारे में सोच रहे थे, यूएई फतवा काउंसिल सरबराह का बयान मुसलमानों के खदशात को दूर करने वाला है।
हालांकि हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम इदारों ने इस्लामी मुफक्किरीन की इजाज़त के बाद ही पोक जिलेटिन वाली वैक्सीन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। मुंबई में वाक़ रज़ा अकेडमी से मुंसलिक मौलाना सईद नूरी का कहना है कि वो पहले चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आएँ। मौलाना सईद नूरी के हवाले से कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पर खबरें शाये हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि चीन ने जो वैक्सीन तैयार की है उसमें खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन हिंदुस्तान आती है उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाज़त मिलने के बाद ही हिंदुस्तान के मुसलमान इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे, वरना उससे परहेज़ करें। कोरोना वायरस की पहचान हुए 1 साल होने वाला है। कुछ वैक्सीन भी आ चुकी हैं। वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कई मुल्कों की सरकारों, प्राइवेट सेक्टर और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने टॉप फार्मा रिसर्च कंपनियों को खुले हाथों से डोनेशन दिया। आज दुनिया भर में करीब 30 वैक्सीन पर काम चल रहा है। फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी जैसी कुछ वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कुछ मुल्कों में वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है। कुछ वैक्सीन के ट्रायल आखिरी दौर में है। साइंटिफिक रिसर्च सेक्टर में डेटा एनालिसिस करने वाली एजेंसियों के मुताबिक वैक्सीन डेवलप करने के लिए फार्मा कंपनियों को अब तक 18.45 बिलियन पाउंड्स यानी करीब 1,82,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। अब ये सवाल भी उठता है कि क्या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मोटा मुनाफा भी हासिल करेंगी। कोरोना की वबा डिक्लेयर होने के बाद जल्द वैक्सीन की ज़रूरत थी, इसीलिए बड़ी फार्मा कंपनियों को कई जगह से फंड मिलना शुरू हो गया। डेटा रिसर्च एजेंसी एयरफिनिट ने वैक्सीन के लिए दिए गए फंड को 4 हिस्सों में बांटा है। सोशल सेक्टर और चैरिटी की बात करें तो बिल गेट्स फाउंडेशन और अलीबाबा के जैक मा ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। हुकूमतों की बात करें तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फंड दिया है। कोरोना के दौर जैसे हालात दुनिया ने पहले नहीं देखे, इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां मुनाफे के बारे में नहीं सोच रही हैं। अगर वो मामूली मार्जिन रखकर भी चलेंगी तो भी काफ़ी मुनाफा कमा सकती हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन में जो कंपनियां टॉप पर हैं उनमें सबसे महंगी वैक्सीन मॉडर्ना की है। इसकी कीमत 1840 से 2730 रुपए के बीच है। मॉडर्ना आरएनए बेस्ड वैक्सीन में काम करने वाली बड़ी कंपनी है। इस वैक्सीन को बहुत कम टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत होती है, इसीलिए कीमत भी ज़्यादा है। सबसे कम कीमत वाली कोविशील्ड वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के इश्तिराक से बन रही इस वैक्सीन के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि यह शुरुआत में नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर ही बिकेगी। इसकी कीमत 300 रुपये से 600 रुपये के बीच है। वबा के चलते कोविशील्ड ने मिनिमम प्राइस पर वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिश की है। ये तय है कि कोरोना कंट्रोल होने के बाद इस वैक्सीन की कीमत बढ़ेगी। माना जा रहा है कि फिलहाल वैक्सीन कंपनियां कम मुनाफे में ही बिजनेस करेंगी, बाद में ज़रूरत के हिसाब से कीमत बढ़ाएंगी। 1 साल में 30 से 50 किस्म की वैक्सीन मार्केट में आ चुकी होंगी। हो सकता है कि कंपटीशन के चलते कीमतें कम भी हो जाएं। फार्मा सेक्टर में वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को फ़ायदे का सौदा नहीं माना जाता। इसकी वजह यह है कि वैक्सीन के लिए रिसर्च, टेस्टिंग जैसे प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है। वैक्सीन कंपनियों पर डेवलप्ड नेशंस के साथ गरीब मुल्कों का भी ध्यान रखने का दबाव होता है। ज़्यादातर वैक्सीन सिंगल यूज़ होती है, एक बार लेने के बाद उस शख्स को दोबारा उस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के चलते कई कंपनियां तो वैक्सीन के बजाय आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ब्रिटेन में एक हफ्ते में कोविड-19 के दूसरे और नए वेरिएंट का पता चला है। हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक ने इसे बहुत फिक्र की बात बताया। हैंकॉक के मुताबिक नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों ही मुतासरीन कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से लौटे थे। मैट ने कहा कि अब नई बात सामने आ रही है। उन्होंने कुछ हफ्तों में साउथ अफ्रीका से लौटे लोगों से अपील की कि वो क्वारंटाइन हो जाएं और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी रब्त करें। साउथ अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि कोरोना के नए जेनेटिक म्यूटेशन का पता चला है। मुमकिन है कि इसकी वजह से मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। इसको 2 बातों से समझा जा सकता है। पहले साउथ अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने करीब 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि उनके यहाँ कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला है। दूसरी, ब्रिटेन में नए वेरिएंट के जो 2 मामले सामने आए हैं वो दोनों ही मुतासरीन साउथ अफ्रीका से ब्रिटेन पहुँचे। ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी ने यही बात कही। ब्रिटेन ने सबसे पहले वैक्सीनेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन यहाँ अब भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नया स्ट्रेन 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका से आने वाले
फ्लाइट्स पर टेम्पररी बैन लगा दिया है। दुनिया के करीब 40 मुल्क ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा चुके हैं। एक बात पुख्ता तौर पर साफ नहीं हो पाई है कि क्या ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट मिला है वो बिल्कुल एक जैसा है या दोनों में कुछ फ़र्क है। इस बारे में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की सुसान हॉपकिंस ने कहा कि जिस नए वेरिएंट की पहचान हमने ब्रिटेन में की है और जो साउथ अफ्रीका में मिला है ये बहुत अलग है, इनका म्यूटेशन भी अलग है। एक चीज़ कॉमन है, दोनों ही वेरिएंट तेज़ी से फैलते हैं। हम इस बारे में और रिसर्च कर रहे हैं। सुसान नए वेरिएंट और मौजूदा हालात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि साउथ अफ्रीका से जिस वेरिएंट के तार जुड़े हैं उस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो वैक्सीन मौजूद है वो भी कारगर तरीके से इस पर काबू पा सकता है। इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि नाइजीरिया में कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट मिला है। इस साल 17 मार्च को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका जाना था। वहां बांग्लादेश के बाबाए कौम कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश के 7 साला तकरीब होनी थी। इसी प्रोग्राम में मोदी को शामिल होना था, लेकिन मार्च में ही कोरोना के मामले मुल्क में तेजी से सामने आने लगे। इसी वजह से उनका ये दौरा रद्द हो गया। बाद में बांग्लादेश की हुकूमत ने भी इस तकरीब को रद्द कर दिया। इससे पहले मोदी का बेल्जियम दौरा भी रद्द हो गया था। मोदी जब से वजीर आजम बने हैं तब से ये पहला साल है जब वो किसी बैरूनी मुल्क के दौरे पर नहीं गए। 2019 में मोदी साल के 35 दिन फॉरेन कंट्रीज में थे, लेकिन इस बार साल के 365 दिन वो हिंदुस्तान में ही रहे। हालांकि मोदी अकेले नहीं हैं जो कोरोना की वजह से बैरूनी दौरा नहीं कर पाए। उनकी तरह कई मुल्कों के सुदूर या वज़राए आज़म भी हैं जो कोरोना की वजह से इस साल 1-2 मुल्कों के ही दौरों पर गए। वज़ीर आज़म मोदी का आखिरी बैरूनी दौरा 13 से 15 नवंबर 2019 में ब्राज़ील का था। उस वक्त मोदी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए गए थे। मोदी को वज़ीर आज़म बने 6 साल 7 महीने हो चुके हैं। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार और 30 मई 2019 को दूसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया। पीएमओ के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक मोदी 59 बार 59 टाइम्स बैरूनी दौरों के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 106 मुल्कों का सफ़र किया। इनमें कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां वो 1 से ज़्यादा बार गए। दिसंबर 2018 में लोकसभा में हुकूमत ने वज़ीर आज़म के बैरून सफ़र पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया था। इसके अलावा पीएमओ वेबसाइट पर भी पीएम के सफ़र के खर्च की जानकारी है। इन दोनों को मिला दें तो अब तक मोदी के बैरूनी सफ़र पर 2156 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हो चुका है। मोदी जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से अब तक 59 बार उन्होंने बैरूनी मुल्कों का सफ़र किया, यानी हर साल कम से कम 10 से ज़्यादा बार फॉरेन ट्रिप पर वो जाते थे। इस तरह उनके हर विजिट पर हर साल औसतन 430 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मोदी जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से 230 दिन वो बैरून मुल्कों में रह चुके हैं, यानी हर साल औसतन 40 दिन। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक वज़ीर आज़म रहे। इन 10 सालों में उन्होंने 73 बार बैरूनी मुल्कों के दौरे किए। इनमें से 35 दौरे पहले टर्म यानी 2004 से 2009 के बीच और 38 दौरे दूसरे टर्म यानी 2009 से 2014 के बीच किए। कोविड-19 की वजह से पीएम मोदी बैरूनी मुल्कों का दौरा नहीं कर सके। पिछले साल नवंबर से वो बैरूनी सफ़र पर नहीं जा सके, तो उन्होंने टीवी पर दिखने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस बार मोदी वज़ीर आज़म के तौर पर 226 दिन टीवी पर दिखे, यानी हर दूसरे दिन टीवी पर आए। उन्होंने इंडिया बांग्लादेश समिट, इंडिया उज़्बेकिस्तान समिट, ब्रिक्स समिट, आसियान इंडिया समिट जैसे बड़े इवेंट्स को ऑनलाइन मुखातिब किया। इस साल वज़ीर आज़म ने कोरोना को लेकर 7 बार मुल्क के नाम खिताब भी किया। उनका सबसे पहला खिताब 19 मार्च को था, जिसमें 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की थी। मोदी ने 8 बार बीजेपी के प्रोग्रामों में तकरीर की। इस साल दिल्ली और बिहार में असेंबली इंतखाबात भी हुए, जिसमें दिल्ली में मोदी ने 2 बार और बिहार में 12 रैलियां की। मशरकी अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया के मगरबी सूबे बेनशांगुल गोमोज में कुछ नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में 90 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने चाशुम्बे के रोज़ बेकुजी, केबले, बोलियन, वरेडा और मेडिकल इलाकों में उस वक्त हमला किया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।